वेलकम टू एडीपी क्लासेस में आपका दोस्त आपका गाइड अमर मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग भारतीय इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे और वो सारी प्रश्न होंगे जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। शुरू करने से पहले हम आप लोग से एक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न ये है कि मोहनजोदारो की खोज कब और किसने किया था। इस आंसर का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। और ये जो भी टॉपिक अभी पढ़ाने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। पुरालेख शास्त्र जो एपिग्राफी होती है वो किसका अध्ययन होता है, ठीक है। तो इस शिलालेखों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एपिग्राफ, ठीक है। ये जो कंटेंट होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और प्योर शुद्ध हिंदी में होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था। तो हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने कब किया था, 1921 में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के शिकार में सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में संभवतः हड़प्पा पूर्व बसी ग्रामीण संस्कृतियों का योगदान था, न कि द्रविड़ और वैदिक कार्यों का, ठीक ना। क्या था, ग्रामीण था ना। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। चौथा पॉइंट है जले हुए ईंटों के मकान प्रथम यथार्थ मेहराव पूजा स्थल व कला और स्थापत्य में से जली हुई मिट्टी के मकान से सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण साक्ष्यता मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारतीय लोग मुख्यतः किस धातु का प्रयोग करते थे। तो सबसे पहले धातु का प्रयोग करते थे, तांबा धातु का प्रयोग करते थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्राचीन भारत में कला को डैश से प्रभावित किया गया था। किससे प्रभावित किया गया, कला को धर्म से प्रभावित किया गया, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन काल में लोग पत्थर के औजारों को आकार देने के लिए पत्थर का ही प्रयोग करते थे, ठीक ना। पत्थर को ही औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था प्राचीन काल में, यानी एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक ना। सिंधु सभ्यता के लोग जौ चावल गेहूं से परिचित थे, उन्हें अपरिचित किस चीज़ से था, तो आलू से अपरिचित है, जबकि चावल जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा तांबा टीन व सोने चांदी से भी परिचित है, जबकि लोहा से क्या थे, अपरिचित है, अनभिज्ञ थे, ठीक ना। तो ये जो कंटेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, और इनसे जो भी प्रश्न एग्जाम में बने हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग ये टॉपिक क्लियर करने के बाद, इस पॉइंट्स को समझने के बाद हम लोग सीक्वेंस वाइज में उस सभी प्रश्न को कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धातु और बहुमूल्य पत्थर थे, ठीक ना। सबसे महत्वपूर्ण क्या थे, धातु और बहुमूल्य पत्थर थे, ठीक ना। वो पत्थर जिनसे औजार हम लोग बनाते थे। और धातु कौन कौन से, तो जो हम लोग ने बताया अभी, कांस हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, टीन हो जाएगा, सोना हो जाएगा, इस सबसे परिचित है, जबकि लोहा से अपरिचित है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस नदी के तट पर बसा हुआ है, घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल। लोथल कहाँ है दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है लोथल, ठीक ना। कहाँ है, तो जो कि भारत में गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है लोथल। नेक्स्ट है चौहद्रों से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता है। चौहद्रो एक स्थान था, जैसे कि मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल ये सब था ना, वैसे ही चौहद्रो एक स्थान था, हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में मिला था। तो चौहद्रो से किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक से स्थित है, ठीक ना, गुजरात में स्थित है धौलावीरा। नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगा से अगिन वेदिका प्राप्त हुई है। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुई है, अदिन वेदिका, ठीक ना, अगिन वेदिकाएं प्राप्त हुई है, यानी अगिन से जो हवन वगैरह करते थे उन सब कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में उदय से पूर्व विद्यमान थी, उनके उदय के समय तक यह नष्ट हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है धौलावीरा, लोथर, कौशाम्बी तथा कालीबंगा में से कौशाम्बी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ठीक ना। ये कौशाम्बी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं थी, जबकि धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा ये तीनों शब्द किससे, सिंधु घाटी सभ्यता के काल से है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा कालीन के घर ईंटों से बने होते थे। हड़प्पा कालीन के घर किस चीज़ के बने होते हैं, ईंटों के बने होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है
मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था, ठीक ना। मेसोपोटामिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। गन्ना, सरसों, तिल तथा जौ में से गन्ने का स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त थी, ठीक है, जबकि किन किन से थी? सरसों, तिल और जौ, चावल इत्यादि से सिंधु घाटी में इन सबों का परिचित थे लोग वहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट है लोथल, कालीबंगा, नागार्जुन कोंडा तथा रोपर में से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नागार्जुन कोंडा से प्राप्त नहीं थे, ये अपरिचित है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, ठीक ना, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल में स्थित है। यहाँ पर लोथल जो स्थान था कहाँ था? गुजरात में, अहमदाबाद जिले में है लोथल। तो ये क्या थी? एक बंदरगाह थी, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदारो सिंधु प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है, जो आज के डेट में कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है रंगपुर में मिले सिंधु घाटी की भग्नावशेष भारत के अहमदाबाद के नज़दीक स्थित है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी की सभ्यता को नगर योजना के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल थी, ठीक ना। नगर योजना के क्षेत्र में क्या थी? इनकी अलग एक विशिष्ट पहचान थी, विशिष्टता हासिल थी। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण पकी हुई ईंटों से। बार बार ये इनसे प्रश्न बनते हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है लोथल एक स्थल है जहाँ सिंधु घाटी की गोदी पाई गई थी, ठीक ना। सिंधु घाटी की गोदी पाई गई थी, ठीक ना। तो डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं, लोथल क्या है? डॉकयार्ड यानी बंदरगाह है, वहाँ पाई गई थी, ठीक ना। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम माउंट ऑफ द डेड था, माउंट ऑफ द डेड था मोहनजोदड़ो के वहाँ के स्थलीय नाम था। नेक्स्ट पॉइंट है लिपि जिसका कुछ वाचक नहीं किया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है, ठीक ना। वहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक ना, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी का स्थल जो कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी जी ने। कब किए थे? 1921 में। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ है? धौलावीरा में स्थित है, धौलावीरा में पाई गई है। पूरा पाषाण काल युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आखेट था। आखेट मतलब क्या होता है दोस्तों? शिकार करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी की सभ्यता मिट्टी के बर्तन के साक्ष्यों के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती थी, ठीक ना। आर्य से पूर्व सभ्यता मानी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वालामुखी विस्फोट सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का प्राथमिक कारण नहीं था, ठीक ना। प्राथमिक कारण नहीं था ज्वालामुखी विस्फोट। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्य भंडार मिले थे। कितना मिले थे? 6 अन्य भंडार हड़प्पा स्थल पर, ठीक ना। तो ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। कितने मिले थे? 6 मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पूरा पाषाण युग में मानव का सबसे महान आविष्कार क्या था? पूरा पाषाण काल में मानव के सबसे महान आविष्कार क्या था? आग था, ठीक ना। वहाँ आग से लोग परिचित हो गए। किस काल में? किस युग में? तो पूरा पाषाण युग में। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्राप्त हमारी जानकारियों का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई, ठीक ना। खुदाई किए थे, पुरातात्विक खुदाई किए थे, तो हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला कि वहाँ के लोग कैसे जीते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे और किस चीज़ से हथियार अपना इस्तेमाल करते थे। इन सारे चीज़ों के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई से हम लोग को पता चलता है, ठीक ना। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट के तरफ चलते हैं दोस्तों। पॉइंट है हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर लाल रंग का उपयोग किया जाता था, ठीक ना। लाल रंग जैसे कि कहने का तात्पर्य है कि जब भी आज के मिट्टी के बर्तन बनता है उसमें किस चीज़ का लेपन किया, तो लाल रंग से उसका लेपन किया जाता है, ठीक ना, जिसको मृतभांड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण भारत में महापाषाणी संस्कृति यानी 500 BC से 100 AD हमें ऐतिहासिक काल के पास लाता है। महापाषाणियों ने बड़े पत्थरों के टुकड़े से घिरे कब्र का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब मृत शरीर को आदमी दफनाता है तो दफनाने के बाद उनके ऊपर उनके हैसियत के अनुसार उनके ऊपर पत्थर रख दिया जाते थे। किस काल में? तो महापाषाणी संस्कृति के काल में, ठीक ना, महापाषाण काल में या सिंधु सभ्यता में, ठीक है दोस्तों। तो उनके हैसियत के अनुसार
उनके ऊपर, कब्र के ऊपर उतना पत्थर रख देते हैं, ठीक ना, जिस तरह उनका समाज में जिस टाइप का हैसियत था। तो यही कह रहा है, महापाषाणियों ने बड़े पत्थरों के टुकड़े से घिरे कब्र का प्रयोग किया जाता था, ठीक ना, ये पॉइंट है। पॉइंट नेक्स्ट है, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए अवशेषों में से मुहड़े वाणिज्य तथा आर्थिक विकास की दृष्टि करती है, ठीक ना, मुहड़ों यानी सेल्स का प्रयोग सिंधु घाटी के खुदाई में मिला था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है, ठीक है, भारत में नहीं है। सिंधु घाटी के सभ्यता में कुछ स्थल मिले थे, उनमें से हड़प्पा है, हड़प्पा कहाँ है, भारत में नहीं है, ठीक ना। सिंधु घाटी के लोगों का मुहर में पशुपति भगवान की प्रतिकृति की मुद्रण मिलता था, ठीक ना, पशुपति यानी भगवान शिव के जो मुहर था वो मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा की खुदाइयों में प्राप्त नित्य मुद्रा में लड़की की विख्यात आकृति कांस्य की बनी होती थी, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है, रोपड़ में मिले सिंधु घाटी की भवनावशेष भारत के चंडीगढ़ के नज़दीक स्थित है, भारत के क्या है, चंडीगढ़ के नज़दीक स्थित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब मिली, 1922 में, ठीक ना, 1922 में। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता, ठीक ना, तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और इनसे जो भी प्रश्न बन रहेंगे उन सारे प्रश्नों को भी हम लोग कवर करेंगे। पहले देख लेते हैं वैदिक सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट या महत्वपूर्ण तथ्य, सारे के सारे जो कि पॉइंट है ये शुद्ध हिंदी में है, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, किस वेद में, अथर्ववेद में। दूसरा पॉइंट है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, हमेशा सत्य की विजय होती है। तीसरा पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धव एक मंत्र है, ठीक ना, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट है, कहाँ है, अंबाला, अंबाला शहर कहाँ है, हरियाणा, हरियाणा के पास है, जहाँ के महाभारत हुआ था कुरुक्षेत्र में ही हुआ था, ठीक ना, तो कहाँ है, अंबाला शहर में है। धर्म का विपरीत क्या होता है, धर्म का विपरीत दोस्तों अधर्म होता है, ठीक ना। वैद्यान, मानव, अपस्थ तथा कात्यायन कौन है, ये एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे, ये चार क्या है, गणितज्ञ, चारों का नाम क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, बौधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन, ठीक ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, चलिए नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न है इनसे बने हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पटल पर आर्य लगभग किस ईस्वी के बीच में आए थे, तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है दोस्तों। पहला में दिया 3000 से 2500 ईसा पूर्व, दूसरा में 2500 से 2000 ईसा पूर्व, तीसरा में 300 से 250 ईसा पूर्व और चौथा में है 322 से 185 ईसा पूर्व, ठीक ना। तो आइए यहाँ पर समझते हैं व्याख्या। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व में, तो जो कि ऑप्शन 4 में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, इसका व्याख्या क्या दिया हुआ है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ है। यह भारत में आकर सप्तसेदो प्रदेश में बस गए। कहाँ बस गए, सप्तसेदो प्रदेश में बस गए। उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया, गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया। प्रश्न में कोई विकल्प नहीं है। अब आर्यों को बाहर से भारत आने की अवधारणा सर्वमान्य नहीं रही है। तो आर्य कब भारत आए थे, 1500 ईसा पूर्व में आए थे, ठीक ना दोस्तों। क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है, आर्य कब भारत आए थे, तो देखिए इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन संख्या डी में दिया हुआ है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, तो ऑप्शन संख्या 2 का डी सही हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, ठीक ना, तो आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, तो ऑप्शन ए में है पूर्वी यूरोप से, बी में है ऑस्ट्रेलिया से, सी में है मध्य एशिया से और डी में है दक्षिण पूर्व एशिया से। तो हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं तथ्य में, महत्वपूर्ण तथ्य जो हम पढ़ाए थे, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, मूल रूप से भारत में कहाँ से आए, तो ये मध्य एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से आए, ठीक है दोस्तों। आइए इसके दी हुई व्याख्या को हम लोग समझते हैं। भारत में आर्यों का आगमन एक विवादास्पद प्रश्न है, ठीक ना। सर्वाधिक मान्य मैक्स मूलर के मत अनुसार आर्य मध्य एशिया यानी कैस्पियन सागर के आसपास से भारत आए। किसने बताया था, मैक्स मूलर जी ने बताया था, ठीक ना। तो ऑप्शन संख्या 3 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 4 कह रहा है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे, ठीक ना, तो मतलब किस रूप में आए थे, कहने का तात्पर्य है कि क्या करने आए थे भारत में। तो ऑप्शन 1 में है
सौदागर और तथा खाना प्रदेश में, बी में है शरणार्थी के रूप में, सी में है आक्रमणकारी के रूप में और डी में है अप्रवासी के रूप में। तो ये आर्य मुख्य रूप से किस लिए आए थे? आक्रमणकारी के रूप में आए थे। ठीक ना दोस्तों, आइए इसके दिए हुए व्याख्या को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि आर्य लोग के आने का मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य भारत में क्या था। ठीक ना, विभिन्न कारणों से मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और चारागाहों की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं में मध्य एशिया से पूर्व तथा पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ किया गया। उन्होंने पूरब की ओर बढ़ने वाली शाखा ने अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया तथा यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बना लिया। जो यहाँ से भारत में पहले से निवास करते थे उनसे उन्होंने लड़ाई किया। लड़ाई करने के बाद आर्यों ने विजय पा लिया। विजय पाने के बाद भारत में अपना मुख्य निवास बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी हो जाएगा। आक्रमणकारी के रूप में भारत में आर्य आए थे। ठीक ना, क्वेश्चन संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? कौन सा वेद सबसे प्राचीन है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं जैसे वेद कितना होता है? 4 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद होता है ऋग्वेद होता है दोस्तों। ठीक ना, तो 5 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक ना, दिया हुआ इसका व्याख्या को हम लोग समझते हैं। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी, बिल्कुल सही है, यानी जब आर्य आए थे। बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना की गई, बाद में की गई उत्तर वैदिक काल में। ठीक ना दोस्तों, तो क्वेश्चन संख्या 5 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 6 कह रहा है, वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? किस भाषा का प्रयोग करते थे? सब लोग जानते हैं संस्कृत का प्रयोग करते थे। ठीक ना, आर्य लोग ऋग्वैदिक काल में संस्कृत का प्रयोग करते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। ठीक ना, क्वेश्चन संख्या 7 है। 7 में कह रहा है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऑप्शन ए में सरस्वती, बी में है गंगा, सी में है यमुना और डी में है सिंधु। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र सरस्वती नदी के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, 7 का आंसर ए हो जाएगा। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ठीक ना, इसे नदियों में श्रेष्ठ एवं नदियों की माता सिंधु माता कहा गया है। यद्यपि आर्यों के सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया। अगर पूछ देगा कि सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है किस नदी का, तो सिंधु नदी का। और सबसे पवित्र नदी के बारे में बताया गया किनको, तो सरस्वती नदी का। तो ऑप्शन संख्या 7 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है किस वेद से करती है? ठीक ना, तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में है अथर्ववेद, सी में है यजुर्वेद और डी में है सामवेद। तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत का सिद्धांत ऋग्वेद से सामवेद से प्राप्त होता है। आइए इसका दिया हुआ वर्णन को हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लाए गए हैं। ठीक ना, अधिकांश मंत्र कहाँ से? ऋग्वेद से लाए। और उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता है। इन मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहलाता है। ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहते हैं। ठीक ना, और संगीत के लिए सामवेद होता है। क्वेश्चन संख्या 9 है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची में 1 दे दिया है ब्राह्मण, बी में उपनिषद, सी में है अथर्ववेद और डी में है ऋग्वेद। तो देखना है इन सारे से सूची 2 में कैसे सम्मिलित होते हैं। तो देखिए, ए में है ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या था? वैदिक कार्यों के संपादक के विधि विवरण करता था। तो ए का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उपनिषद का काम क्या था दोस्तों? उपनिषद का काम था शिक्षा संबंधी समस्याओं का वर्णन कराना। तो बी का 1 हो जाएगा। अथर्ववेद में क्या हम लोग पढ़े हैं? अथर्ववेद में हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि जन साधारण के रीति रिवाजों की व्याख्या करना, यानी सी का हो जाएगा 4 नंबर। और ऋग्वेद का होता है अवस्था के साथ भाषा की समानता करना। तो डी का आंसर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं 3, 1, 4, 2। ठीक ना, तो ऑप्शन संख्या बी में है जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो हम लोग का 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसका पॉइंट दिया हुआ पढ़ते हैं दोस्तों। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? तो जादू टोना का प्रयोग हम लोग किस वेद में करते हैं? अथर्ववेद में करते हैं। ठीक ना, वर्णन है ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञ के कार्यों के संदर्भ में विधि का वर्णन मिलता है। ठीक ना, उपनिषदों में शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन किया गया है।
अथर्ववेद में जन साधारण के रीति रिवाज जैसे जादू टोना चिकित्सा इत्यादि संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद की तुलना अवेस्ता से की जाती है। ठीक ना। क्वेश्चन संख्या 10 पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो अभी हम लोग ने पढ़े हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट में कि ऋग्वेद में सबसे पहले धातु से लोग परिचित थे। कौन से धातु से? तो ये तांबा था। ठीक ना, तांबा था। तो ऑप्शन संख्या 10 का डी हो जाएगा। कह रहा है कि वैदिक काल में प्रारंभिक भाग में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा थी। उत्तर वैदिक काल में तांबे की अतिरिक्त चांदी, सोना एवं लोहा आदि धातुओं के भी प्रयोग होने लगा। तो 10 का क्या आंसर बनेगा दोस्तों? 10 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। कल के क्लास में हम लोग आगे के प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।